Question number 1. Read the following statement regarding Chinua Achebe's African trilogy and select the correct quote. First, Things Fall Apart, 1958, takes its title from W.B. Yeats' modernistic poem The Second Coming. No Longer at Ease, 1960, the second novel in trilogy, features Obi Okonkwo, the grandson of the original Okonkwo. Third, Arrow of God, 1964, focuses on Izulu, a chief priest of Ulu, dealing with British administration and Christian missionaries. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं only 1 and 2 are correct, only 2 and 3 are correct, only 1 and 3 are correct, या ऑप्शन डी all 1, 2 and 3 are correct. तो यहाँ पर तीनों की तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, यह सेकंड कमिंग से लिया गया है इसका टाइटल, और जो नो लॉन्गर एट ईज है उनकी जो सेकंड नॉवेल ट्रिलॉजी में वो ओबी ओकोंक्वो के बारे में बताती है, जो कि ग्रैंड सन है ओरिजिनल ओकोंक्वो का। जो फर्स्ट पार्ट में ओकोंक्वो है उसका ये ग्रैंड सन है ओबी ओकोंक्वो, और यहाँ पर उसकी स्टोरी बताई जाती है। और जो थर्ड है एरो ऑफ गॉड 1964, यह जो उलू का प्रिस्ट होता है, पुजारी होता है एजुलू, उसकी कहानी बताता है, जहाँ पर उनकी जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उन दोनों के बीच कैसे क्लैशेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Ngugi wa Thiong'o's linguistic and literary transition and select the correct quote. He published his initial prominent novels such as Weep Not, Child, A Grain of Wheat under the name James Ngugi. Second, his philosophical work Decolonizing the Mind advocates for African writers to write in native African language rather than the European colonial tongues. Third, Wizard of the Crows was originally written in English and later translated by the author into Gikuyu. Gikuyu जो उनका ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, ट्रेडिशनल नहीं कहना चाहिए, मतलब जो उनके क्षेत्र की भाषा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, 1, 2 या 3। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, ही पब्लिश्ड हिज इनिशियल प्रोमिनेंट नॉवेल्स सच एज वीप नॉट, चाइल्ड एंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट अंडर द नेम ऑफ जेम्स नागुगी, तो ये सही है। उन्होंने जेम्स नागुगी के नेम के अंडर लिखा था जो उनके नॉवेल्स हैं वीप नॉट, चाइल्ड एंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट को, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, हिज फिलोसॉफिकल वर्क डीकोलोनाइजिंग द माइंड में उन्होंने कहा है कि अफ्रीकन राइटर्स को अपने नेटिव अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ना कि यूरोपियन टंग में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर थर्ड की बात करें, विजर्ड ऑफ द क्रो ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, तो यह गलत है। अगर वो नेटिव अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखने को एडवोकेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी जो ओरिजिनली वो इंग्लिश में तो नहीं लिखेंगे, वो ओरिजिनली इसी गीक्यू में लिखते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर बाद में उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 गलत होगा, तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट होगा, तो ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग Bolsoinka's play and select the correct quote. First, The Lion and the Jewel features a conflict between traditional Yoruba values and westernization represented by Baroka and Lakunle. Second, Death and the King's Horseman dramatize the historical intervention of British colonial officials to stop a ritual suicide. Third, A Dance of the Forest was commissioned to celebrate Nigerian independence but presented a highly critical view of the nation's future. तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, द लायन एंड द ज्वेल है, वह कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है ट्रेडिशनल योरूबा और वेस्टर्नाइजेशन। तो जो ट्रेडिशनल है वो
बारोका के द्वारा दर्शाया जा रहा है और वेस्टर्नाइजेशन है वो लाकुल्ले के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, डेथ एंड किंग्स हॉर्समैन ड्रामेटाइज द हिस्टोरिकल इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल टू स्टॉप अ रिचुअल सुसाइड। तो ये भी सही है। जो किंग्स हॉर्समैन होता है उसे भी किंग के साथ रिचुअल के हिसाब से सुसाइड करनी होती थी अगर किंग की डेथ हो जाती थी। तो ये जो रिचुअल सुसाइड है उसे एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर के द्वारा रोका जाता है। तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, अ डांस ऑफ फॉरेस्ट वॉज कमीशन टू सेलिब्रेट नाइजेरियन इंडिपेंडेंस बट प्रेजेंटेड अ हाईली क्रिटिकल व्यू ऑफ द नेशंस फ्यूचर। तो ये भी सही है। जो डांस ऑफ फॉरेस्ट है उसे नाइजेरियन इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए कमीशन किया गया था। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। Read the following statements regarding the negritude movement and select the correct code. The movement was founded in Paris during 1930s by Francophone African and Caribbean intellectuals Aimé Césaire, Leopold Sédar Senghor, and Leon Gontran Damas are widely recognized as the core co-founders. The philosophy entirely rejected the validity of African cultural heritage, urging an uncritical alignment with French assimilation. तो यहाँ पर बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें, द मूवमेंट वॉज फाउंडेड, द मूवमेंट मीन्स नेग्रिट्यूड मूवमेंट की बात की जा रही है, वॉज फाउंडेड इन पेरिस ड्यूरिंग 1930। तो नेग्रिट्यूड मूवमेंट है वह पेरिस में फाउंडेड की गई थी 1930s के आसपास, सही है, विथ फ्रैंकोफोन अफ्रीकन एंड कैरिबियन इंटेलेक्चुअल्स। तो ये सही है। नेक्स्ट है एमे सिजारे, लेपोल्ड एंड लियोन गोंट्रान, ये को फाउंडर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी सही है। थर्ड देखें, द फिलॉसफी इंटायरली रिजेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ अफ्रीकन कल्चरल हेरिटेज। तो अगर इन्हें अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा बनाया गया है तो वो अफ्रीकन कल्चरल हेरिटेज को रिजेक्ट क्यों करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इनफैक्ट जो नेग्रिट्यूड मूवमेंट है वो एक्सप्लिसिटली सेलिब्रेट करती है ब्लैक आइडेंटिटी को, अफ्रीकन हिस्ट्री एंड वैल्यू को, अगेंस्ट फ्रेंच एसिमिलेशन पॉलिसीज। तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। Read the following statements regarding modern South African literature and select the correct code. Nadine Gordimer's novel July's People explore a fictionalized collapse of apartheid rule, where a white family flees to their servants' village. Second, J.M. Coetzee became the first author to win the Booker Prize twice for Life and Times of Michael K. and Disgrace. Third, Alan Patton's Cry the Beloved Country was written after the official legal establishment of apartheid in 1948 to reflect its long-term effects. तो यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, जो जुलाइस पीपल है उसकी कहानी क्या है, तो उसकी कहानी यही है कि जो वाइट फैमिली है वो अपने सर्वेंट के विलेज में रहने के लिए जाती है जब अपार्थाइड रूल कोलैप्स हो जाता है तब। तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है हमारा। स्टेटमेंट 2 को अगर देखें, J.M. Coetzee became the first author to win Booker Prize twice. तो ये भी सही है। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के और डिसग्रेस के लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, एलन पेटॉन्स क्राई द बिलव्ड कंट्री वॉज रिटन आफ्टर द ऑफिशियल लीगल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपार्थाइड इन 1948 टू रिफ्लेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो यह गलत है। जो क्राई द बिलव्ड कंट्री है वह बाद में नहीं लिखा गया था, पहले लिखा गया था, बिफोर द ऑफिशियल लीगल एस्टेब्लिशमेंट। तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज क्राई द बिलव्ड कंट्री वॉज published in early 1948, just before the Nationalist Party formalized the legislative framework of apartheid. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीमेल पर्सपेक्टिव्स इन अफ्रीकन लिटरेचर एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड।
फ्लोरा 1966 is widely recognized as the first internationally published book in English by a black African woman. Second, Buchi Emeseta's The Joy of Motherhood ironizes the traditional expectation of Igbo motherhood through the tragic life of Nanu. Third, Sitsi Dangringba Nervous Condition addresses the dual entrapments of colonialism and patriarchal tradition in Zimbabwe. तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हम पहला स्टेटमेंट को देखें जो फ्लोरान वापस एफ्रोडो है 1966 में लिखा गया है, फर्स्ट इंटरनेशनली पब्लिश्ड बुक है इंग्लिश में एक ब्लैक अफ्रीकन वुमन के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड की बात करें तो जो जॉय ऑफ मदरहुड है वह एक व्यंग करती है इग्बू मदरहुड पर, तो यह भी सही है। अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर कोलोनियलिज्म और पैट्रियार्कल ट्रेडिशन जिम्बाब्वे के बारे में बताया गया है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग Kwei Arma's fiction and select the correct quote. First, his debut novel, The Beautiful Ones Are Not Yet Born, explored systematic corruption in post-independence Ghana. Second, the main protagonist of The Beautiful Ones Are Not Yet Born is named The Man to signify a nameless universal struggle. Third, 2000 Seasons is a realistic historical chronicle completely devoid of allegorical or mythic narrative frames. तो अगर हम यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो जो नॉवेल है द ब्यूटीफुल वंस आर नॉट येट बोर्न, ये उनकी डेब्यू नॉवेल है और इसमें सिस्टमैटिक करप्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस घाना के बारे में बताया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन को देखें कि इस नॉवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है उसे द मैन कह के बुलाया गया है, एक नेमलेस, उसे कोई नाम नहीं दिया गया है, यूनिवर्सल स्ट्रगल को दिखाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। 2000 सीजन के बारे में अगर बात करें कि एक रियलिस्टिक हिस्टोरिकल क्रोनिकल है जो कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ एलिगोरिकल, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2000 सीजन इट्स अ हेविली एलिगोरिकल पैन अफ्रीकन एपिक रिकाउंटिंग सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो इसमें एलिगरी हेविली यूज किया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Palm Wine Drinkard 1952 was written in a non-standard idiosyncratic form of English that sparked intense debate about colonial education. यहाँ पर अमोस टुटोलास के नैरेटिव स्टाइल के बारे में बात की जा रही है। His narratives are deeply infused with traditional Yoruba folklore, spirits and supernatural quest. Dylan Thomas famously reviewed the Palm Wine Drinkard negatively, dismissing it as completely incomprehensible. तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो पाम वाइन ड्रिंकार्ड है जो 1952 में पब्लिश हुई थी वह एक नॉन स्टैंडर्ड आइडियोसिंक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश में लिखा गया है और इसने इंटेंस डिबेट क्रिएट की थी कॉलोनियल एजुकेशन के बारे में, तो बिल्कुल सही है। अगर उनके नैरेटिव स्टाइल की बात करें तो यह डीपली इन्फ्यूज्ड है ट्रेडिशनल योरुबा फोकलोर स्पिरिट और सुपरनेचुरल के बारे में, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड की बात करें डायलान थॉमस ने इसे निगेटिवली रिव्यू किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि Dylan Thomas gave it a highly enthusiastic, glowing review that launched its global reputation. So the option statement 3 is incorrect. So our correct answer is option 1. Only 1 and 2 are correct. Next, contemporary writers and Nobel laureates के बारे में बात करनी है और correct code select करना है। Abdul Razak Gurnah was awarded the Nobel Prize in Literature in 2021 for his uncompromising treatment of the effect of colonialism. Second, Gurnah's novel Paradise is set in East Africa during WW1 and was shortlisted for the Booker Prize. Third, Ben Okri's The Famous Road follows Azaro and Abiku are spirit child using a style widely termed as African magical realism. तो यहाँ पर तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2021 में और उनकी जो नोवेल है पैराडाइज वह ईस्ट अफ्रीका में सेट है वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम और इसे बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। अगर बैन ओक्री की द फेमस रोड की बात करें तो यहाँ पर एक अबिकू स्पिरिट चाइल्ड की बात की गई है जो अफ्रीकन मैजिकल रियलिज्म को दर्शाता है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट।
नेक्स्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं चिमामांडा नोगुची अडिची के नॉवेल से रिलेटेड। पर्पल हिबिस्कस डिपिक्ट करती है रिप्रेसिव हाउस होल्ड ऑफ रिलीजियस फैनेटिक अगेंस्ट अ टर्बुलेंट पॉलिटिकल बैकड्रॉप। तो ये बिल्कुल सही है। जो पर्पल हिबिस्कस है वह एक रिलीजियस फैनेटिक डिपिक्ट करती है अगेंस्ट पॉलिटिकल बैकड्रॉप ऑफ इन नाइजीरिया। सेकेंड है हाफ ऑफ अ येलो सन सेंटर इट्स नैरेटिव अराउंड द ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऑफ नाइजीरियन बायफ्रान वॉर ऑफ 1916। तो ये भी बिल्कुल सही है। अमेरिकाना फोकस प्राइमरीली ऑन अ ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल सेटिंग इन प्री कॉलोनियल वेस्ट अफ्रीका। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अमेरिकाना है वह मॉडर्न नॉवेल है जो कि रेस माइग्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को बताती है कॉन्टेम्प्रेरी नाइजीरिया की यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम्स में। उसका टाइटल ही अमेरिकाना है। तो ये यूएस में जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है उसके बारे में कहानी है, जो प्रोटैगनिस्ट फेस करती है उन सब के बारे में। तो स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है नूरुद्दीन फराह फिक्शन से रिलेटेड। is a prominent novelist from Somalia who writes exclusively in Italian due to early colonial mandates. His debut novel, From a Crooked Rib, examines the subjugation of women within traditional nomadic Somali society. He authored the variation on the theme of an African dictatorship trilogy, which includes Sweet and Sour Milk. तो अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है हु राइट्स एक्सक्लूसिवली इन इटालियन, गलत है, क्योंकि वो प्राइमरीली इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड की बात करें उनके डेब्यू नॉवेल क्रूक्ड रिप के बारे में, जो कि सब्जुकेशन ऑफ वुमन को दर्शाती है सोमाली सोसाइटी में, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड की बात करें ही ऑथर द वेरिएशन ऑन द थीम ऑफ अफ्रीकन डिक्टेटरशिप ट्रिलॉजी विच इंक्लूड्स स्वीट एंड सोर मिल्क, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिगार्डिंग बेसी हेड्स वर्क। Though born in South Africa, her major works are deeply grounded in Botswana, where she lived as a refugee. Maru deals with the deep-seated prejudice and social ostracization directed against the Masharwa people. A Question of Power is an autobiographical exploration of psychological breakdown, isolation and spiritual redemption. तो यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं।